स्वागत है कार्यक्रम रूबरू स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें आज हमारे रूबरू मौजूद हैं मेरो प्लानेट का फन पार्क, जो अभी कल ही उद्घाटन हुआ है। इस फन पार्क के बारे में नेपालगंज के तमाम लोग जो इस लाइन में शौक व ज़ौक़ रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, बहुत ही उन लोगों में उत्साह पाया गया कल से, जब से उद्घाटन हुआ, क्योंकि काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये फन पार्क उद्घाटन हो और हम लोग जो अपने तमाम पैसों को खर्च करके शहर से, नेपालगंज से बाहर जाके, कानपुर, लखनऊ वगैरह जा करके और वो एंजॉय एंटरटेनमेंट किया करते थे, अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है जब से ये फन पार्क का ओपनिंग हो गया। मैं सबसे पहले हमारे बीच आज के इस रूबरू प्रोग्राम में फन पार्क के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी हमारे रूबरू मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उन्हें स्वागत करना चाहूँगा। सर, धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, ये फन पार्क कायम किया जाए, यहाँ के लोग उससे लाभान्वित हों, ये सोच कैसे बनी? आप ये सोच की बात करें तो आज से कई सालों से जो है नेपालगंज जब भी हमारे कोई गेस्ट आए या किसी के भी गेस्ट आते हैं तो क्या होता है, नेपालगंज में घूमने की जगह क्या है? तो घूमने की जगह कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो है नेपालगंज में जो है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चल रही थी, उसके बाद कुछ दिनों में क्या हुआ कि प्रदेश का कैपिटल नेपालगंज नहीं रह गया। पहले था, मतलब घोषित नहीं था, अघोषित रूप में था, तो इसकी वजह से यहाँ का इकोनॉमिक एक्टिविटी भी डाउन हो गया। यहाँ के लोग में मायूसी आ गई, वो मायूसी भी थी, और प्लस जो है जो हमारे रिश्तेदार नातेदार कभी घर आए या हमारे कोई मित्र ही आए तो उनको जो है घुमाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो हम लोग के जहन में एक बात आई कि अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा जो है माहौल दिया जाए जहाँ जो है लोगों को एंटरटेनमेंट का जो है माहौल दिया जाए तो ज़रूर जो है उन लोग वहाँ आएंगे। इस वजह से जो है हम लोग ने सोचा और जो है ये फन पार्क लाने का बात किया। शुरुआत में जब हमने बात किया तो ये सिर्फ फन पार्क था, लेकिन जब हम इसके कंसल्टेंट से मिले, इनके डिज़ाइनर से मिले, तो फ़िलहाल के कॉन्सेप्ट में सिर्फ फन पार्क ना होके एक इंटीग्रेटेड रिसोर्ट है जिसके अंदर फन पार्क भी है, रेस्टोरेंट भी है, प्रोग्राम्स के लिए बैंक्वेट हॉल भी है, किसी को शादी विवाह करना हो या कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, इवेंट्स कुछ भी करने हो तो उसका सुविधा भी है। और जो है ये इसको जो है हम एक टूरिज़्म का पूरा डेस्टिनेशन बना के आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। सोच आपकी बहुत उम्दा है और मुझे उम्मीद भी है कि लोग आपकी सोच को जो है वो अपने सर आँखों पे रखेंगे। इसी के साथ पे अभी जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे इंगेजमेंट हो, पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, वहाँ पे कर सकते हैं। अब बात यहाँ आती है कि उस खर्च को अफोर्ड कर पाने वाले लोग किस तक होंगे? जनरली हमने जब मार्केट स्टडी किया और अपने टारगेट ऑडियंस डिफाइन किए तो हमने जो है मिडिल क्लास एंड अबव इसको अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन किया है कि मिडिल क्लास के लोग होंगे, अपर क्लास के लोग होंगे। ये जो है अगर बड़े प्रोग्राम हमारे यहाँ करना चाहते हैं तो बड़े प्रोग्राम्स के लिए मिडिल क्लास एंड अबव का है। लेकिन अगर सिर्फ बोले कोई आके घूमना चाहे, किसी के पास पैसे ना हो, कोई आके घूमना चाहे, सिर्फ देखना चाहे, तो वो तो बिना किसी चार्ज के आ सकते हैं, देख सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज हम नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन अगर किसी को वाटर पार्क में एंट्री करना है, वो चाहते हैं कि हम पानी में कूदें, तो उनके खर्चे आते हैं, उनके मेंटेनेंस के खर्चे आते हैं, स्टाफ के खर्चे आते हैं, हर तरह के खर्चे आते हैं, तो उसके लिए चार्जेस लगेंगे। लेकिन वो भी अभी तो क्योंकि ये महामारी के कारण से वाटर पार्क का कंपोनेंट हम नहीं चालू कर पाए हैं, तो अभी तो उसका प्राइस वगैरह पे बात करना, लेकिन वो जो भी रहेगा वो इतना एक्सपेंसिव नहीं रहेगा, इतना महंगा नहीं रहेगा कि लोग जा ही ना पाए। एक साधारण आदमी भी जो है जो अपनी रोजी रोटी गुजर बसर आराम से कर रहा है, उनको जो है जाने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर पॉकेट में पैसे नहीं है तो फन पार्क जाके, हाँ, अगर 1 रुपए भी नहीं है तो जाके देख सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, वहाँ तक उतना तक कर सकते हैं। उसके लिए जो है कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये तो बहुत बड़ी समझिए यहाँ खुशी की बात है, यहाँ के खास करके बांके ज़िला और जो इर्द गिर्द के लोग हैं कि अगर पैसे नहीं भी हैं तो वो जाके आराम से अंदर जाके फ़ोटो ले सकते हैं।
घूम सकते हैं। इसी के साथ में जो खाने का वहाँ आपने मैनेजमेंट किया है, वैरायटी, जी वो यहाँ लोकल इंडियन या अन्य कंट्री के, उसको किस हिसाब से देखिए, खाने का अगर बोला जाए तो वहाँ पे हमने 2 रेस्टोरेंट का सोच रखा है। जी फ़िलहाल हम एक रेस्टोरेंट चालू कर दिया है जिसका नाम बॉन एपिटी है। जी ये फ्रेंच शब्द है, इसका मतलब आप अपने खाने को है एंजॉय करिए। जी तो ये रेस्टोरेंट एक फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट है, बार है। इसमें आराम से इत्मीनान से बैठ के ऑर्डर करिए, वेटर खाना लाएगा, खाना खाइए। और इसमें जो है हमने शुरुआत किया है, तो हमने अभी शुरुआत में हमने इसमें नेपाली खाना, इंडियन खाना, तंदूरी खाना, चाइनीज़ खाना, इनसे शुरुआत किया है। बाद में कॉन्टिनेंटल जो अन्य देशों के, इटालियन, मैक्सिकन, ओरिएंटल, ये कई वैरायटी होते हैं खानों की, जी ये जो है हम अगले चरण में, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी महामारी का समय भी है, भीड़ भाड़ भी कम ही होगा, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने शुरुआत की है। और जैसे ही जो है स्थितियाँ सहज होती जाएंगी, हमें जो है हमारी भी परिस्थितियाँ आसान होती जाएंगी, वैसे ही जो है हम वैरायटी इंक्रीज़ करते जाएंगे। खाने की अगर बात की जाए तो ये नेपालगंज जो है खाने का खजाना है। अब इसमें देश के विभिन्न इलाकों से, काठमांडू, पोखरा, उससे अगर खाने के मामले में तुलना की जाए तो नेपालगंज आगे नहीं निकल सकता है, जितने भी 5 स्टार होटल हों या वो। अब उसमें बात ये आती है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं जी, वो उसको अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उस। देखिए, मिडिल क्लास के लोग के अगर अफोर्डेबिलिटी की बात है, जी तो हमने आपको पहले भी बताया, हमने 2 तरह के रेस्टोरेंट जी किए हैं। फाइन डाइन रेस्टोरेंट है जो अभी चालू हो गया है। मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वाली बात नहीं है, लेकिन जो हमारा दूसरा रेस्टोरेंट होगा, चटकारे, जिसका हमने एक आउटलेट त्रिभुवन चौक में भी रखा है। त्रिभुवन चौक में तो सिर्फ मिठाई और बेकरी ही रख पा रहे हैं क्योंकि जगह कम है, लेकिन जब स्थितियाँ सहज होंगी और जो है हम वाटर पार्क वाला कंपोनेंट चालू कर पाएंगे, भीड़ भाड़ ज़्यादा लगने लगेगी, तो चटकारे क्या है कि सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट है। वहाँ जाइए, अपना ऑर्डर खुद दीजिए, खाना खुद दीजिए, उसमें खर्च कम आते हैं। तो वो क्या होगा, वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए भी जो है वो बिल्कुल एक उत्तम विकल्प रहेगा। अभी का जो बॉन एपिथी खुला है, इसमें भी मिडिल क्लास जा सकता है, मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल है। नेपालगंज में जो और रेस्टोरेंट्स के प्राइजेस चल रहे हैं, लगभग उन्हीं के हाराहारी में, उनसे कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन जो चटकारे होगा, जब वो खुलेगा तो उसके जो है, उसके जिस तरह का उसका खाने का कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उस तरह से जो है वो नेपालगंज के रेस्टोरेंट से भी कुछ कम दाम में वो जो है वो उपलब्ध होगा। लेकिन अगर अभी बॉन एपिथी की बात करें तो ये भी मिडिल क्लास एंड अबव की है, लेकिन जब चटकारे खुलेगा तो शायद उन्हें जो मिडिल क्लास से भी थोड़ा लोअर मिडिल क्लास है वो भी उसको अफोर्ड कर पाएंगे। खाने का जो प्राइस है उसमें ये हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत से कितना जो है डिफरेंट। देखिए, अगर देखा जाए तो इस लेवल के रेस्टोरेंट जहां हम स्टार लेवल की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं, इस लेवल के रेस्टोरेंट्स का प्राइस जो है नेपाल में, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, नेपाल में भारत से सस्ता है। अगर हम ढाबा स्टाइल की बात कर रहे हैं, जहाँ ढाबे में जाके खा रहे हैं, उसमें शायद भारत में सस्ता होगा, लेकिन इन जनरल अगर स्टार लेवल के रेस्टोरेंट्स का बात किया जाए और जो है जो पर्यटक स्तर के रेस्टोरेंट होते हैं, उनका इन जनरल प्राइस नेपाल में सस्ता है। और हमारा भी जो नेपाल में इन जनरल पर्यटक स्तर के रेस्टोरेंट होते हैं, उन्हीं के हाराहारी का हमारा भी प्राइस है। इस वजह से जो है ये इंडिया से तो सस्ता ही है। अब चूँकि आपका जो ये फन पार्क है जी। ये 3.5 बीघा में जी, लगभग 7 बीघा ज़मीन है, जिसमें 3.5 बीघा में हमने फर्स्ट फेज़ में ये बनाया है। अब अगर एक साथ 2-3 प्रोग्राम आपको वहाँ पे अटेंड करने वाले मिल जाएं तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या। अभी क्या है कि हम जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो द वाइट कासल नाम के जो है इसका एक कंपोनेंट है जहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे। उसमें जो है हमारे 2 हॉल हैं, असल में 3 हॉल हैं। 3 हॉल में से अगर हम पार्टीशन हटा देते हैं तो पूरा एक हॉल भी बन जाता है, प्लस एक लॉन भी है। तो अगर जब हमारे सिस्टम सारे सेट होंगे तो हम तो 4-5 फंक्शंस जो है, अगर मीडियम साइज़ के फंक्शंस हैं तो 4-5 एक साथ चला सकते हैं, बड़े फंक्शंस से तो 2 चला सकते हैं, बहुत छोटे छोटे फंक्शंस हैं तो 7-8 फंक्शंस भी। उस तरह का मैनेजमेंट जब हमारे सारे प्रोसेस रिफाइंड होंगे, सब कुछ होगा तो चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए जो किचन है वो हमने स्टैंडर्ड का बनाया है कि 4000 से 5000 लोग की भी गैदरिंग होगी, अलग अलग फंक्शंस मिला के, तो उसका सेटअप है हमारे पास। अब वही बात है कि अभी जो है वो फंक्शंस करने संभव नहीं है, उतने बड़े फंक्शंस हम कर नहीं सकते हैं, तो इस वजह से जो है अभी उस हिसाब से मैन पावर नहीं रखा गया है। लेकिन जैसे ही वो परिस्थितियां सहज होंगी हम वो सब करके
उसको अप टू डेट कर लेंगे। अब जिला तो फन पार्क का है, लेकिन बाहर से जो है पर्यटक लाने के लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, अभी तो इस परिस्थिति में तो बाहर से पर्यटक आना थोड़ा संभव नहीं है, संभव नहीं। जी। लेकिन जब परिस्थितियाँ सहज होंगी तो बाहर से पर्यटक क्या है कि हमने जो अपना फन पार्क डिज़ाइन किया है, जी। इसका डिज़ाइनिंग और इसके लेआउट में हमने ये विशेष ध्यान दिया है कि जो आसपास मतलब थोड़ा दूर, जैसे काठमांडू हुआ, जी। अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में पास है, एक रात में आ जा सकता है, बिल्कुल। या लखनऊ हुआ, या कानपुर हुआ, या दिल्ली भी हुआ। यहाँ जिस तरह के फ़न पार्क के डिज़ाइंस होते हैं, जिस तरह की स्लाइड्स होती हैं, जिस तरह के वहाँ पे झूले होते हैं, हमने उससे बिल्कुल अलग, इंडिया में जो नहीं पाया जाता है, इंडिया में शायद किसी एक जगह साउथ इंडिया में कहीं इस तरह का डिज़ाइन है, शायद, वो भी हम श्योर नहीं है। और उसके बाद जो है नेपाल में तो ऐसा डिज़ाइन कहीं नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे हमारा डिज़ाइन औरों से बहुत बेहतर है, लेकिन हाँ, हमारा डिज़ाइन औरों से बहुत फ़र्क है। तो इस वजह से, क्योंकि एक फ़र्क डिज़ाइन है, एक नया टेस्ट है, पक्की बात है कि अगर हम सही मायने में प्रचार प्रसार कर पाएंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे, लोगों को हम डिफरेंट मीडिया के थ्रू अगर जानकारी करा पाएंगे, तो एक बार पक्की बात है कि वो थोड़े दूर दूर से भी एक बार इसमें भी लोगों में मज़ा जागेगी कि फन पार्क देखें एक जी। बार। जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। हम बात करेंगे फन पार्क का, जो आपने 7 बीघे की बात की जी। कि, लेकिन अभी हमने 3.5 बीघा जो है यूज़ किया है। नेक्स्ट में प्लानिंग क्या है? नेक्स्ट में प्लानिंग क्या है, सबसे पहले तो हमने उसमें एक रिसोर्ट बनाना है। अभी क्या है कि फ़न पार्क में हमने रहने के लिए 10 कमरों से शुरुआत की है। तो जैसे ही ये शादी का या ये सीज़न आएगा, उस वक्त जो है उनकी आवश्यकता पड़ेगी, इस वजह से जो है 10 कमरों से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आगे पूरा फुल फेज़ रिसोर्ट बनाना है, 5 स्टार लेवल का ही बनाएंगे। और उसके साथ जो है ये फ़न पार्क का क्या है, हमने अगर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बहुत छोटा है, नेपाल के हिसाब से बड़ा है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखा जाए तो ये एक बहुत छोटा फन पार्क है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो हम बढ़ा सकते हैं। वो क्या है, हमारा मार्केट से रिस्पांस कर रहा है, हमारे पास भारतीय पर्यटक कितने आ रहे हैं, क्या हमारे पास विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं, ये सारा चीज़ देख के अपना मार्केट सिचुएशन एनालिसिस करके उसमें हम एक्सपेंशन करेंगे फ़न पार्क का और रिसोर्ट का। अनुमान आपका क्या है, ये लॉकडाउन और ये कोविड का स्थिति जो है, ये थोड़ा सहज होने के बाद में डेली का टर्नओवर पर्यटक का? देखिए, हमने कैपेसिटीज़ जो अपनी बनाई हैं वो 2500 पर्यटक तक, 2500 कस्टमर अगर हमारे एक दिन में आ रहे हैं तो वहाँ उन लोग को असहज नहीं महसूस होगा। चलाने को तो हम 5000 कस्टमर से भी चला देंगे, लोग अट जाएंगे, अटने की बात नहीं, लेकिन तब भीड़ भाड़ होगा, लोगों को चलने में दिक्कत होगी, लाइनें ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। लेकिन अगर 2500 तक का करेंगे तो हमारा कैपेसिटी उस तरह से डिज़ाइन है। तो वीकेंड है ना, शनिवार हुआ नेपाली लोग आएंगे, इतवार हुआ इंडिया से लोग आएंगे, तो वीकेंड पे तो हमने 2500 की ही कैपेसिटीज़ एक्सपेक्ट की हैं। अगर उससे ऊपर आया तो फिर हमें सोचना पड़ेगा हाउसफुल लगाया जाएगी। और बाकी अगर बाकी दिनों की बात की जाए तो बाकी दिनों 300 से लेके 500 लोग का जो है हम उम्मीद लगा रहे हैं। कोई खाने आएगा, कोई फ़न पार्क के लिए आएगा, कोई किसी और प्रोग्राम में आएगा, तो 300 से 500 लोग जो है बाकी दिनों में, और वीकेंड्स में जो है लगभग 2500 के आसपास की कैपेसिटीज़ का हम उम्मीद कर रहे हैं जब ये फुल फेज़ में संचालन में आ जाएगा। अभी तो क्या है कि रेस्टोरेंट का पार्ट हमने चालू कर लिया है, लेकिन फ़न पार्क का क्या है, देख सकते हैं, घूम सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन अभी तो पानी में घुसने नहीं दे सकते हैं। ये जब तक सरकार जो है निर्णय नहीं करेगा तब तक ये समस्याएं हैं। जैसे डॉक्टर साहब रेट की बात आई, थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो नेपाली पर्यटक हैं और भारतीय पर्यटक हैं, तो उनसे जो आप चार्जेस लेंगे वो कुछ डिफरेंस होगा या सेम होगा? नहीं, वो सेम चार्जेस होंगे, डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जब पर्यटक आएंगे तो डिफरेंस करने में तो पहली बात क्या होगा कि आखिर भारतीय पर्यटक भी जो आएंगे वो हमारे गेस्ट हैं, उनका पैसा हमारे देश में आ रहा है, हमारा देश व्यापार घाटा सह रहा है, तो हमें तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय पर्यटक आएँ। अगर उनका हम प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे तो उनका फ्लो कम हो जाएगा, तो हमारा घाटा तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये पूरे मुल्क का घाटा है। तो इस वजह से जो है हम उसको प्राइजेस फ़र्क नहीं रखेंगे, हम एक ही चार्ज रहेगा, चाहे भारतीय पर्यटक हो, चाहे अन्य देश के पर्यटक हो, चाहे नेपाली पर्यटक हो, सबको जो है जो भी मिनिमम पॉसिबल प्राइस होगा उसमें जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
बच्चों के लिए खास कोई जोन वगैरह उसमें आपने? जी, बच्चों के लिए अगर हमारा एडवेंचर पार्क का बात किया जाए जो मतलब सूखे का है, जी। वो शायद अब क्योंकि रेस्टोरेंट चालू हो गया, शायद हम 15-20 दिन बाद अगर सरकार का अगला निर्णय पॉजिटिव आया जी। तो उसको चालू करेंगे। तो एडवेंचर में जो है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया हुआ है जो अलग है, और बाकी जो तुरंत टीन एज में गए हैं 12-15 साल के बच्चे, उनके लिए जो है एक अलग ऑब्स्टिकल कोर्स है जो कि 12-15 साल से लेके बड़ों तक के लिए सबके लिए है। उसके अलावा जब वाटर पार्क में रहेगा तो बच्चों के लिए एक 6 इंच सिर्फ गहरा पूल है जिसमें बच्चे और उनके माँ बाप के साथ खेल सकते हैं। उसके बाद एक सिर्फ 2.5 फीट का पूल है जहाँ जो है थोड़े बड़े बच्चे खेल सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है हमने डिज़ाइन करते वक्त ध्यान में रखा है कि बच्चे बड़े सबके लिए, हर एज के आदमी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे करने के लिए रहे। डॉक्टर साहब, जैसा कि फन पार्क के अंदर एंट्री होने की बात है, अभी आपने कहा कि निःशुल्क है, जाए देखें, जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, चार्जेस नहीं लगेंगे। आने वाले दिन में, भविष्य में जब आपका फ्लो बढ़ेगा जी, उस वक्त कुछ ऐसा इरादा है? देखिए, अभी हमारा इरादा तो ये नहीं है कि जो है हम फ्लो बढ़ जाए तो जो है एंट्री चार्जेस लगा दें या कुछ ऐसा कर दें, लेकिन कभी ऐसा हो गया कि ऑपरेशंस में दिक्कत आने लगी, जो गेस्ट आए वो अनसेटिस्फाइड होके जा रहे हैं, हम भीड़ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, 2500 से ज़्यादा 5000 से ज़्यादा लोग आने लगे, तो कभी हो सकता है कि वीकेंड पे हम ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि शुक्रवार शनिवार इतवार को आप नहीं आ सकते हैं बिना चार्जेस के। वो भी कोशिश करेंगे जहाँ तक ना लगाएं, लेकिन ये ऐसी कभी कभार परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि भीड़ आगे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मजबूरन लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर वैसा आएगा भी तो कम से कम ऐसा रहेगा कि जिस दिन वीकडेज है, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया, ये सब जो है इन सब दिनों में तो फिर भी सिर्फ जाने के लिए, देखने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। नाश्ते का जो आपका अभी प्राइस है वो मार्केट से कितना डिफरेंस है? कुछ लमसम आइडिया? लमसम अगर आइडिया देखा जाए तो मार्केट में जो 3 स्टार लेवल के होटल हैं लगभग उन्हीं के आसपास का प्राइस है। उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो मार्केट में सिनेरियो है, हर लोग का क्या होता है, ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कॉस्ट कैलकुलेशन ही होता है, तो मार्केट में प्रोडक्ट्स उसी रेट में मिल रहे हैं, मसाले हमें भी उन्हीं रेट में पड़ रहे हैं, चावल हमें भी उसी रेट में पड़ रहा है, तो प्राइस लगभग बराबर आएगा, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं। मतलब प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है? कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ बिल्कुल वही सेम है। अब इस फन पार्क को बनाने में सरकार से क्या आपको मदद मिली? है तो आपका प्राइवेट सेक्टर जी, लेकिन आप एक जो है देश के लिए पर्यटक को तारने का एक जो है बहुत बड़ा माध्यम बने हुए हैं, जो फन पार्क के शक्ल में है। सरकार से हमको हौसला मिला है, सरकार ने बत्ती दी है, बत्ती मतलब हम भले ही चार्ज पे कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का लाइन मिला है, सरकार ने सड़कें बना दी हैं, तो सरकार से सपोर्ट नहीं है वाला बात नहीं है। सरकार ने हमें जहाँ रजिस्ट्रेशन करना हुआ हमें रजिस्ट्रेशन दिए हैं, परमिशंस दिए हैं, हमारे यहाँ जो एग्जामिनेशन करने होते हैं सरकार के, वहाँ हमने अप्लाई किया, हमारे सारे जो है इंस्पेक्शन करने के बाद सब पास किया है, तो सरकार का वो सहयोग है, हौसला अफजाई मिली है। और बाकी जो सरकार में इन्वॉल्व हैं उन लोग का जो है जनप्रतिनिधि है, वो हमारे प्रोग्राम्स में हमने जब बुलाया है तब आए हैं, हमारी हौसला अफजाई की है, हमें जब भी ज़रूरत पड़ी है, अब आर्थिक रूप में नहीं लेकिन जो है हौसला जो है ज़रूर मिला है। पर्यटन मंत्रालय अपने यहाँ लिस्टिंग में फन पार्क को लिस्ट किया नहीं किया? हाँ, ये क्या होता है, जी, वो लिस्टिंग का क्या होता है कि पर्यटन विभाग होता है जहाँ किया जाता है, वहाँ जो है हमने रजिस्टर करके उनके साथ 2 इंटरव्यूज़ करके जो है हमें मतलब उसकी परमिशन मिल गई कि आप बनाइए की परमिशन मिल गई। बनाने के बाद जब चालू होना होता है तब जो है एक बार वो लोग आके दोबारा इंस्पेक्शन करते हैं कि मतलब कोई प्रोसेस में बहुत बड़ा एरर है, या उनको दिखा कि भाई ये तो रस्सी टूट जाएगी, इससे तो आदमी मर जाएगा, क्या जैसा रिस्क है, तो जो है उस चीज़ में वो मना करते हैं। कहीं पे वार्निंग साइन लगाना होता है, कहीं कुछ करना होता है, तो वो चीज़ें जो है वो लास्ट उसमें इंस्पेक्शन होती हैं, और वो जो है जो हाई रिस्क वाली चीज़ें होती है उसमें होती हैं, वरना जो है बाकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो तो हमारा कंप्लीट है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फन पार्क के बारे में आपने कुछ बहुत अहम जानकारी दी। मैं चाहूँगा फन पार्क जिस जगह पे है जी, उसके चारों तरफ से जो आने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा इंडिकेशन के हिसाब से रास्ता आप दिखाएं।
अगर हमारे इस रेडियो के माध्यम से। अगर फन पार्क का लोकेशन, मेरो प्लेनेट का लोकेशन देखा जाए तो क्या है कि बाबू गांव और बाले गांव के बिल्कुल बीच में है। जी आधा बाबू गांव में पड़ता है, आधा बाले गांव में पड़ता है। तो अगर इसका एंट्री के रास्ते देखे जाएं तो अगर ट्रैफिक चौक है, जी ट्रैफिक चौक से अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे तो बाबू गांव आएगा। जब हम बाबू गांव की तरफ जा रहे होंगे तो हमें रास्ते से अगर इधर उधर देखते चलेंगे तो एक बड़ी बाउंड्री दिखेगी, हमें पता चल जाएगा ये यही फन पार्क है। वैसे अगर हम चौलिक्का से जाएंगे तो बाले गांव आएगा, तो वहाँ से भी जब देखते हुए जाएंगे तो हमें फन पार्क दिख जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा हमें किधर जाना है। दूसरा रास्ता क्या है, अगर हम फुलटेकरा होकर जाते हैं तो फुलटेकरा से सीधे निकलेंगे तो ये बाईपास रोड निकली हुई है, ये सीधे बाबू गांव होते हुए बाले गांव होते हुए ये भंसार के पास आउट इसका जो है एग्जिट है। तो ये रास्ता भी हो सकता है। वैसे ही क्या है कि भेरी हॉस्पिटल के सामने से जाएंगे तो हम बुलबुलिया के आसपास जो है इसी रोड में मिल जाएंगे। और अगर कहीं बेताहनी वगैरह या जो पूर्व की तरफ जो है डुड़वा गांव पालिका से भी आते हैं तो वो भी जब तक पहुंचते तो ये फुलटेकरा वाली जो फुलटेकरा बुलबुलिया होते हुए बाबू गांव जाती है, फुलटेकरा बुलबुलिया पिरल्ली पूर्वा होते हुए जो बाबू गांव जो सड़क जाती है, तो ये सड़क का कनेक्टिविटी हर तरफ से है। और दूसरा अगर हाईवे से जाते हैं तो या तो ट्रैफिक चौक से पूर्व चले गए या तो चौलिक्का से पूर्व चले गए, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का है वहाँ से। तो मैं तो ये तो देख रहा था जो प्लानिंग वहाँ जी। की और जो आने का रास्ता है जी वो लगभग बॉर्डर से भी करीब है, बाजार से भी करीब है, गांव से भी जो है। तो ये कंसेप्ट जो है आपका जी इसी जगह रखा जाए वो कैसे जो है, क्योंकि जो आने का लोकेशन है फन पार्क का जी। वो बहुत सटीक है, बहुत अच्छा है, सबको सहज पड़ रहा है। जैसे अभी जी। आपने बताया बेरी हॉस्पिटल से, जी बेरी हॉस्पिटल से भी जाइए आप, नजदीक है। आप फुलटेकरा से जाइए वो भी आपको नजदीक लगेगा, आप ट्रैफिक चौक से जाइए आपको नजदीक लगेगा, मैन पार्क मैन नगर रोड पे जाइए वो भी नजदीक लग रहा है, हिरगुलिया साइड से जाइए वो भी नजदीक लग रहा है। अगर देखा जाए तो वो लोकेशन बहुत जी सेंट्रल लोकेशन है। वो क्या है कि शहर के बहुत करीब है लेकिन फिर भी शहर से बाहर है, क्योंकि ऐसे परियोजनाएं जो होती हैं वो शहर के बाहर ही अच्छी लगती हैं। तो शहर से करीब है लेकिन फिर भी शहर के बाहर है। तो ऐसा लोकेशन जो है हम लोग ने कई जगह देखी, हमने रांझा के पास भी जगह देखी थी, उसके बाद और भी 2-4 जगह देखा था, लेकिन हमको सबसे अच्छा लोकेशन ये लगा कि मतलब ये पहली बार तो जो सुनेगा आदमी तो उसे लगेगा बहुत दूर है, लेकिन जब वास्तव में जाएगा तो उसे लगेगा अरे ये तो बहुत नज़दीक है। जी तो इस वजह से जो है 2-4 लोकेशन में सबसे अच्छी लोकेशन हमको ये लगी, इस वजह से जो है यहाँ पर चलो रांझा गया। रोड या कोहलपुर रोड जाने के बाद वन साइडेड लगता है जी कि वन साइड में जा रहा हूँ, जी हमको काठमांडू रोड पे जा रहे हैं। हाँ हाँ लेकिन यहाँ ऐसा महसूस होता है कि हम सिटी में ही, जी नहीं, ये सिटी से बाहर होते हुए भी सिटी के सिटी अंदर के है। अंदर लग रहा है जी। क्योंकि रास्ते आसान हैं जी। इसलिए। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया इस रूबरू के स्पेशल प्रोग्राम में। मैं चाहूँगा अंतिम में हमारे जो लिसनर्स हैं उनको इस फन पार्क के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? शुक्रिया सर। मैं लिसनर्स को यह कहना चाहूँगा कि ये एक जो है जो समय है ये बहुत मायूसी का समय है। तो इस मायूसी को दूर करने के लिए, इस मायूसी को दूर करने के लिए हमने अपनी तरफ से एक कोशिश की है। इसको जो है इस परिस्थिति में भी पूरा नहीं तो एक पार्ट ही इसका चालू किया जाए। फन पार्क में आइए, ज़रूर आपकी मायूसी दूर होगी। अगर आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं आप हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाइए, नहीं कर सकते हैं आइए, फ़ोटो खींचिए, घूमिए, देखिए, उसका शांत वातावरण महसूस कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि ये जो मायूसी का समय है ये आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत जल्द दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आदरणीय श्रोता साथीहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेरो प्लानेटको फन पार्क जुन हिजो उद्घाटन भयो, डाक्टर धवल शमशेर राणाजीले उद्घाटन गर्नुभयो। उहाँको मैनेजिङ डाइरेक्टर हामी कुरा गरिरहेथ्यौँ। सामयिन ये फन पार्क का लोकेशन भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि किस जगह पे है, कैसे है। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो माहौल चल रहा है, इस माहौल से अगर आप ऊब चुके हैं तो जाइए, आप घूमिए, फ़ोटो खींचिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, एंटरटेनमेंट कीजिए, घर आ जाइए, कुछ चार्ज नहीं लगेंगे। आपको मन करता है खा के आना है, खा के आइए। इतना कहते हुए मैं शकील अहमद कादरी आपसे विदा चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।